नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमी न्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में। तो यूएस स्टॉक्स कल बढ़ते हुए यानी सर्ज होते हुए दिखे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है इन्वेस्टर्स में कि जो गवर्नमेंट शटडाउन करंटली वहाँ पर लागू है वो शायद ख़त्म हो जाएगा। तो जो सेनेट है यूएस की, जो कांग्रेस है, उन्होंने इस चीज़ पर वोट किया है कि की स्टेप्स लिए जाएं कि जो कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन अब तक जो रहा है वो बंद हो जाए या फिर वो खत्म हो जाए। तो सेनेट ने अराउंड 60-40 के बेसिस पर वोट किया इन अ टेस्ट वोट, जिससे जो मूव था टुवर्ड्स पासिंग लेजिस्लेशन टू फंड द गवर्नमेंट एटलीस्ट टिल 30 जनवरी 2026। अब अभी भी इसमें एक स्टेप बची है कि सेनेट को अभी भी एक फाइनल वोट लेना होगा स्पेंडिंग बिल पर, जिसके बाद इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इससे पहले कि वो एक लॉ की तरह साइन हो बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो वोटिंग हुआ ये एक्चुअली संडे को हो गया था, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो यूएस स्टॉक मार्केट पर कल हमें देखने मिला। तो ये थोड़ी सी रिलीफ वहाँ के स्टॉक्स को, मेनली नास्डैक को हुई है, क्योंकि एआई रिलेटेड जो वैल्यूएशन कंसर्न्स की वजह से नास्डैक में बड़ी गिरावट आई थी। स्पेशली जो टॉप 7 स्टॉक्स है उसमें, उनमें जो गिरावट आई थी वो थोड़ी सी फिर से रिकवर हो गई है। अब ये जो पोटेंशियल ब्रेक थ्रू का प्रोस्पेक्ट है कि कांग्रेस शायद अब जो है वो गवर्नमेंट का शटडाउन है वो बंद कर दे, इससे ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स थोड़े से एनकरेज्ड है, क्योंकि अब जो ये शटडाउन है दैट हैज एंटर्ड इट्स 40th डे। तो 40 दिनों तक अब तक ये शटडाउन में है गवर्नमेंट, एंड इतना बड़ा शटडाउन अब तक कभी यूएस इकोनॉमी ने देखा नहीं है। तो इससे हुआ ये है कि बहुत सारे डिसरप्शंस हुए हैं अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक एयर ट्रैवल, राइट, जिनके बहुत सारे एजेंसीज जो है वो गवर्नमेंट फंडिंग पर डिपेंडेंट है। तो ये सारे सेक्टर्स में एक मेजर डिसरप्शन हुआ है, एंड इसीलिए इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या ये फाइनली अप्रूवल इसका मिलता है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स इस पर डिपेंडेंट है। सो द की टेक अवे हियर इज कि ये जो प्रोग्रेस हो रहा है टुवर्ड्स एंडिंग द शटडाउन, इसकी वजह से यूएस मार्केट्स में एक मेजर लिफ्ट दिखाई दे रही है, जो एक रिमाइंडर है कि जब जब एक पॉलिसी क्लैरिटी दिखाई देती है किसी भी इकोनॉमी में, तब थोड़ी सी रिलीफ रैली आती है मार्केट्स में। स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ये चीज़ हमेशा एक वेलकम मूव देखा जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो हमें करंटली दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर। सबसे पहले हमें बात करनी होगी इंडिया का जो डिपेंडेंस है ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ एंड माइनिंग मशीनरी, वो बढ़ गया है, वो ये नहीं, वो डीपन हो गया है। तो इंपोर्ट्स जो है फ्रॉम चाइना वो क्वाड्रपल हो गए, 4 टाइम्स हो गए हैं ओवर द पास्ट 7 years। इंपोर्ट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, जिसमें रेयर अर्थ रिफाइनिंग एंड प्रोडक्शन के जो एलिमेंट्स है वो आते हैं, इसमें आते हैं एजिटेटर्स, फर्नेसेस, इलेक्ट्रोलाइजर्स, सेपरेशन सिस्टम्स। तो इसका जो आंकड़ा है वो इंडिया के इंपोर्ट्स का बढ़ गया है फ्रॉम $263 million इन FY18 to $1.1 billion इन FY25 अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो चाइना का जो शेयर है इन इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ सच मशीनरी वो 24.6% से 44.6% हो गया है, विच इज द हाईएस्ट इन द पीरियड। तो एक ग्रोइंग डिपेंडेंस दिख रहा है, जो एक वरिंग चीज है, स्पेशली विद अ कंट्री लाइक चाइना, जो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड रॉ मटेरियल्स टू द टूल्स जिनकी जरूरत पड़ती है टू प्रोसेस दम, राइट। तो ये अंडरस्कोर करता है एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज जो इंडिया के लिए यहाँ पर होगा टू, क्योंकि इंडिया भी खुद चाहता है कि अपनी खुद की एक रेयर अर्थ वैल्यू चेन वो बिल्ड करे, पर ये जो डिपेंडेंस है वो हमें आंकड़ों से दिखाई दे रहा है कि कैसे चाइना पर मेजर डिपेंडेंस इंडिया का है। चाइना अब अकाउंट फॉर करता है नियरली हाफ ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरीज यूज्ड इन रिफाइनिंग, सेपरेशन एंड मैग्नेट मेकिंग, जो टेक्नोलॉजीज काफी क्रिटिकल है फॉर क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अमंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज इंपोर्ट्स जो है चाइना से वो कुछ मेजर चीज़ों में, जैसे कि सेडिमेंटेशन, एजिटेटर्स, मैग्नेट्रॉन स्प्लटरिंग, ये सारी चीज़ों में जो इंपोर्ट्स है वो तो 5 फोल्ड बढ़ गए हैं इंडिया के, राइट। $159 million इन FY18 से $864 million हुए हैं इन FY25। ओवरऑल इंडिया हैज इंपोर्टेड $2.47 billion वर्थ ऑफ रेयर अर्थ एंड माइनिंग लिंक्ड मशीनरी इन FY25, जो FY18 में सिर्फ $1.07 बिलियन हुआ करती थी। और इस $1.1 बिलियन में से जो चाइना से आए हैं, दिस कंपेयर्स विद जस्ट 263 million 7 years earlier. So the key takeaway here is कि as India seeks to expand its domestic exploration एंड प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, अभी भी हमें ये समझना है रियलिटी की टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट इकोसिस्टम अभी भी चाइना पर हेविली डिपेंडेंट है। सो अगर बीजिंग कुछ फ्रेश एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ऑन सच इक्विपमेंट्स, तो इसमें जो सेल्फ रिलायंस की बात होती है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है कंपेयर टू व्हाट इज एंटिसिपेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर पावर की।
इंडिया कर्टेल कर रहा है मोर सोलर पावर, क्योंकि अब ग्रिड जो है उसमें ओवर सप्लाई के कंसर्न्स बढ़ गए हैं। तो ये कर्टेलमेंट बेसिकली क्या होता है? कर्टेलमेंट बेसिकली मेजर करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है विदाउट फाइंडिंग इट्स वे टू द कस्टमर। तो जितनी कर्टेलमेंट ज्यादा होगी उतना एक कंसर्न है, क्योंकि उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रही है, राइट? तो ज्यादा कर्टेलमेंट होना ये एक बड़ा थ्रेट हो सकता है रिन्यूएबल थीम के लिए, एंड दिस बेसिकली अंडरस्कोर्स द नीड फॉर एनर्जी स्टोरेज। सो जो कर्टेलमेंट रेट है फॉर सोलर जनरेशन वो अक्टूबर में बढ़ गया टू 12%, राइट? सो जितनी पावर प्रोड्यूस हुई उसका 12% एक्चुअली वेस्ट हो गया, वो कभी इवेंचुअल कस्टमर को गया ही नहीं, जो हाईएस्ट है सिंस मई, जब ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया ने ये डेटा पब्लिश करना शुरू किया। कुछ दिनों में ये भी देखा गया है कि 40% ऑफ जो सोलर पावर आउटपुट है उसको नेशनल नेटवर्क का एक्सेस मिला ही नहीं, राइट? बिकॉज स्टोरेज सिस्टम्स ही नहीं थी। सो ये जो डेटा दिखाता है वो ये दिखाता है कि एक मिसमैच करंटली बढ़ रहा है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, जहां तक सोलर जनरेशन की बात है। तो इससे क्या होता है कि ग्रिड जो है ना वो फ्लड हो जाती है ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि अगर हर जगह पावर प्रोड्यूस होकर ग्रिड पर आ रही है और कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है तो उसमें से बहुत सारी पावर जो है वो वेस्ट हो जाएगी। कोल पावर प्लांट्स तुरंत अपना आउटपुट जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकते, कंसिडरिंग कि सोलर आउटपुट की डिमांड बहुत बढ़ गई है। एंड फॉसिल फ्यूल्स मस्ट ऑल्सो बी केप्ट इन ऑपरेशंस, क्योंकि वो उनकी जरूरत तब पड़ती है जब सन एक बार सेट हो जाता है, राइट? तो ये मंथ में कर्टेलमेंट जो है वो विंड पावर में भी दिखाई दी, ये भी डेटा ने शो किया है। तो दिस हाईलाइट्स की एक इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विद स्टोरेज की सख्त जरूरत है इंडिया को, एंड इससे ग्रिड स्केल बैटरीज या फिर ऐसे कोई टेक्नोलॉजी की यूज करने की जरूरत है जिससे एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्पैच हो सके इन द इवनिंग टाइम। इंडिया के पास लगभग 44 गीगावाट्स वर्थ ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड स्टेट यूटिलिटीज टू बाय देयर इलेक्ट्रिसिटी। सो गवर्नमेंट कंसिडर कर रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स एक्चुअली कैंसिल किए जाएं जहां पर ऑफटेक के जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो बहुत कम नजर आ रहे हैं, राइट? कोई इलेक्ट्रिसिटी लेने को ही तैयार नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए जाए, यही गवर्नमेंट करंटली देख रहा है। तो इससे एक मेजर थ्रेट है, अगर इंडिया को अपनी क्लीन पावर कैपेसिटी 500 गीगावाट्स के ऊपर ले जानी है बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, तो ये कुछ चैलेंजेस हमें नजर आते हैं इस क्लीन एनर्जी के थीम में, जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। द की टेक अवे इज कि फ्रीक्वेंट सोलर कर्टेलमेंट्स अगर होते हैं तो वो हाईलाइट करता है कि स्टोरेज और ग्रिड इन्वेस्टमेंट्स जो है वो एक्सेलरेट किए जाए, इससे पहले कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हम सस्टेनेबली स्केल कर सकें। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले हमें बात करनी होगी बजाज फाइनेंस के Q2 के रिजल्ट्स की। इस बार काफी देरी से उनका रिजल्ट आया है आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर। ओवरऑल AUM कंपनी का बढ़ा है बाय 24%, हालांकि ये उन्होंने कंपनी अपडेट में ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। सो अब टोटल AUM बजाज फाइनेंस का 4.62 लाख करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही अराउंड 22-23% से बढ़े हैं इस क्वार्टर में। एंड न्यू लोन्स बुक्ड जो है इसका आंकड़ा लगभग 1.21 करोड़ का रहा, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 26% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कस्टमर फ्रेंचाइज इनका अब 110 मिलियन का यानी लगभग 11 करोड़ का हो चुका है। नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में 9,700 करोड़ रहा, जो बढ़ गया है बाय 21%। एंड प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 21% से बढ़ गया है। लोन लॉसेस या प्रोविजंस जो इस क्वार्टर में लेने पड़े बैंक बजाज फाइनेंस को, वो 17% से बढ़े हैं। एंड MSME का अनसिक्योर्ड एक्सपोजर जो है दैट हैज बीन कट बाय 25%। MSME में जो लोन्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर एसेट क्वालिटी कंसर्न हमेशा होते हैं। यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस 10-12% का है फॉर FY26, एंड कस्टमर लेवरेज जो है वो अभी भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है, ऐसा कंपनी का कहना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर्स हैव बीन प्रीटी गुड, काफ़ी डिसेंट नंबर्स आए हैं, पर नंबर्स को हमेशा हमने वैल्यूएशन से कंपेयर करना चाहिए। वैल्यूएशन से अगर देखें तो एक मेजर री रेटिंग ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है, करंटली प्राइस टू बुक इज अबाउट 6 फॉर द कंपनी। तो ऐसे में इवन आफ्टर गुड रिजल्ट्स क्या स्टॉक में इंक्रीज आता है नहीं आता है वो हमें आज देखना होगा, बट दीज आर नॉट रियली चीप वैल्यूएशंस एनी मोर फॉर बजाज फाइनेंस। सो द की टेक अवे हियर इज कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ AUM में दिखी है। प्रॉफिटेबिलिटी जो नंबर आया है वो उससे फ्रेंचाइज की जो स्ट्रेंथ है वो हमें यहाँ पर नजर आती है, लेकिन वैल्यूएशन री रेटिंग जो है दैट लीव्स लिमिटेड नियर टर्म अपसाइड इट सीम्स फ्रॉम द नंबर्स दैट दे हैव गिवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स के बारे में।
उससे पहले मैं आपको बस एक बता दूं कि आप में से बहुत लोगों ने इस चीज़ को एड्रेस किया था कि हमें जब भी रिजल्ट्स बताने हैं तब वो नंबर्स भी शो होने चाहिए स्क्रीन पर। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम एक बहुत शॉर्ट टाइम पर ये वीडियो बनाते हैं। मॉर्निंग में ये वीडियो बनती है, तुरंत एडिट होती है एंड 7 बजे तक हमें ये अपलोड करनी होती है। तो ऐसे में वो एडिटिंग कंस्ट्रेंट्स हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखते हैं अगर हमको उस लेवल का एडिटिंग वीडियो में करना है। सो प्लीज़ बेयर विद अस फॉर दिस। हम एटलीस्ट ऑन ऑडियो मोड आपको सारे नंबर्स जो है वो आपको बताते रहेंगे। केपीआईटी टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स की बात करें तो मैनेजमेंट ने एक ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस किया है कि सेकेंड हाफ जो है इस फाइनेंशियल ईयर का वो बेहतर होगा कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ, एंड FY 2027 जो है वो भी इस फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से बेहतर होगा। कंपनी ने हालांकि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बताया है फॉर रेवेन्यू गाइडेंस या फिर मार्जिन्स फॉर द फुल ईयर। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी का इंक्रीज हुआ है बाय जस्ट 3.2%। एंड अगर हम कंपनी की ग्रोथ यूएस डॉलर टर्म्स में देखें तो दैट इज जस्ट 1.8% सीक्वेंशियली, यानी कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, एंड 4.4% कंपेयर टू Q2 ऑफ FY 2025। अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखें तो रेवेन्यू सिर्फ 0.3% से ग्रो हुआ है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस एंड 0.4% से कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। इबिटा मार्जिन इस क्वार्टर में 20.2% का रहा। अब मैनेजमेंट ने इससे पहले गाइडेंस दिया था कि जो मार्जिन है वो 21% का होगा। दिस इज बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। हालांकि उन्होंने पिछले क्वार्टर में ये गाइडेंस जो है वो विड्रॉ कर लिया, कंसिडरिंग जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज ऐसे बिजनेस को अभी करंटली नजर आ रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड यूरोप में जो इश्यूज है, तो इस वजह से उन्होंने ये जो गाइडेंस है वो विड्रॉ कर लिया। कंपनी से अभी भी फुल ईयर का गाइडेंस अवेटेड है। इट सीम्स कि कंपनी इज इन अ वेट एंड वॉच मोड। वो चाहते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है, वो कम हो जाए ताकि मैनेजमेंट को ये विजन दिखे कि कितना गाइडेंस देना सही होगा। कल इन स्पाइट ऑफ दीज रिजल्ट्स, इन स्पाइट ऑफ सबड्यूड नंबर्स, यू कुड से केपीआईटी के स्टॉक प्राइस वाज अप बाय मोर देन 3%। इट सीम्स कि बहुत सारा पेसिमिज्म या फिर नेगेटिविटी जो है वो इस स्टॉक के प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी थी, एंड दैट इज व्हाई इन स्पाइट ऑफ सबड्यूड नंबर्स द स्टॉक वाज अप यस्टरडे। हालांकि इस साल में 2025 में द स्टॉक इज डाउन बाय 20% सो फार। द की टेक अवे इज कि स्टेबल मार्जिन्स अगर हो विद मॉडरेट ग्रोथ तो, एंड ऑब्वियसली नो न्यू गाइडेंस अगर आता है तो दैट शोज कि एक करंटली एक नियर टर्म पॉज कंपनी ले रहा है इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। But maybe they are quite optimistic about FY 2026, FY 2027 onwards, and maybe the numbers for KPIT might become better in the next financial year. Next बात करते हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स के बारे में। डॉम्स इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स अगर देखें तो एक 13.5% का इंक्रीज इस क्वार्टर में दिखा है इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी स्टेशनरी बिजनेस में है एंड काफी बड़ा मार्केट शेयर है उनका ऑल ओवर इंडिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस काफी हेल्दी रेट से ग्रो हुए हैं, 24% का ग्रोथ इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में दिखा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुआ है इस क्वार्टर में। एबिटा इज अप बाय 15.8%। कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ अ फ्लैगशिप 44 एकड़ एक्सपांशन प्रोजेक्ट जो करंटली ऑनगोइंग है, तो इससे एक टाइमली प्लेटफॉर्म मिल सकता है कंपनी को टू कैपिटलाइज ऑन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। मैनेजमेंट का ये कहना था कि रिसेंटली जो जीएसटी रेट में रैशनलाइजेशन हुआ और अर्लियर इनकम टैक्स रिडक्शन भी हुआ, तो इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा एंड ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन जो है वो बढ़ सकता है। इट विल बी अ स्टिमुलेंट टू द कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी एज वेल। उनके एमडी ने ये भी एक्सप्रेस किया है कि उनके पास कॉन्फिडेंस है कि वो कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ टारगेट है ऑफ 18 to 20% वो अचीव करेंगे, मेनली सपोर्टेड बाय कैपेसिटी एक्सपांशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड डीपर मार्केट पेनिट्रेशन। द की टेक अवे हियर इज कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ और एक्सपांशन प्लान्स ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि एक स्टेडी कंजम्पशन रिकवरी एक्सपेक्टेड है कंपनी को, एंड एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी दिख रही है इन ब्रांडेड स्टेशनरी, जहां पर कंपनी क्लियरली एक मेजर मार्केट शेयर एंड नंबर 1 प्लेयर होते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स के बारे में। अपनी पोस्ट अर्निंग्स रिलीज में जहां पर उन्होंने ऑर्डर बुक और बाकी सारे नंबर्स दिए, उन्होंने ये बताया कि दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑफ अचीविंग द FY 2026 गाइडेंस with the ongoing quarter making a new phase of growth in the defense business. तो जो फर्स्ट हाफ था इस फाइनेंशियल ईयर का, इसमें सोलर इंडस्ट्रीज ने रिपोर्ट किए हैं रेवेन्यूज ऑफ अराउंड 900 करोड़ फॉर द डिफेंस बिजनेस, जो उनका एक सेगमेंट है, राइट। तो इस डिफेंस बिजनेस में फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के जो नंबर्स है वो दिखाते हैं 57% ग्रोथ कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एंड नियरली 1/3 ऑफ द कंपनीज फुल ईयर गाइडेंस ऑफ 3000 करोड़, विच इज अ गुड नंबर, क्योंकि डिफेंस कंपनीज जो होती है उनका मेजर रेवेन्यू का जो पोर्शन है वो लास्ट क्वार्टर में ही आता है। इनफैक्ट कई बार साल का जो आधा रेवेन्यू है वो डिफेंस कंपनीज अपने एक ही क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में कमा लेती हैं। इस सितंबर क्वार्टर के दौरान अगर हम इस पर्टिकुलर Q2 की बात करें तो कंपनी का
20.6% का ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट किया है इन देयर नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू इस क्वार्टर में 21.4% से इंक्रीज हुआ है। एंड फर्स्ट हाफ में, अगर पूरा फर्स्ट हाफ अगर हम देखें इस फाइनेंशियल ईयर का, तो उनकी जो टॉप लाइन है, उनका जो रेवेन्यू है, वो ग्रो हुआ है एट अ वेरी गुड रेट ऑफ मोर देन 25%। एंड उनकी जो फुल ईयर गाइडेंस है ऑफ 10,000 करोड़, उसके मुकाबले पहले हाफ में 4,200 करोड़ ऑलरेडी अचीव हो चुका है, विच इज अराउंड 42%, right, which is higher than 25% compared to the same period last year. Solar Industries का जो इंटरनेशनल बिजनेस है, दैट ऑल्सो ग्रू बाय 21% कंपेयर टू द लास्ट ईयर टू 960 करोड़, जो कंपनी का हाईएस्ट एवर है इन अ सिंगल क्वार्टर। तो ये जो ग्रोथ है इनके इंटरनेशनल बिजनेस में, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन पेनिट्रेटिंग न्यू मार्केट्स ग्लोबली। द की टेक अवे हियर इज कि एक रोबस्ट डिफेंस एंड एक्सपोर्ट मोमेंटम करंटली नजर आ रहा है, विच हैज सस्टेन्ड द मल्टी ईयर अर्निंग्स विजिबिलिटी। ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन, ग्रोथ कुशन यहाँ पर काफी अच्छी नजर आती है। जब इतनी सारी चीजें अच्छी नजर आते हैं, तो इट इज वेरी रेयर टू फाइंड द कंपनी एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। एंड इसी वजह से हम देख सकते हैं कि जो पी रेशियो कंपनी का है, या फिर बाकी वैल्यूएशन मल्टीपल्स जो है, वो उस लेवल्स पर क्यों है, ये हमें इतने अच्छे नंबर्स के द्वारा समझ में आ जाता है। जेके टायर इज लुकिंग टू पंप 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 6 years, जिससे उनका प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है, वो बढ़ जाए, इंक्लूडिंग कुछ लाइंस जो डेडिकेटेडली एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए होंगे। तो जेके टायर्स ने हाल ही में इंडिया का फर्स्ट एम्बेडेड स्मार्ट टायर इंट्रोड्यूस किया, विच इज फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, जो करंटली इज इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग 4,000 करोड़, जिससे उनकी कैपेसिटी जो है वो रैंप अप हो सके। जो ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट साइकिल है, विच कमेंस्ड अराउंड 4 years अगो, इज एक्सपेक्टेड टू एंड इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो एक बड़ा केपेक्स जो है वो कंपनी का खत्म हो रहा है। करंटली जेके टायर्स को अराउंड 14% जो उनका रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, एंड कंपनी एक्सपोर्ट्स टायर्स टू अराउंड 110 मार्केट्स ग्लोबली। हाई टैरिफ्स है यूएस में, तो इससे कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी इंपैक्ट हो रहा है। डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो जीएसटी रेट का जो रेजिग हुआ है, उससे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि इंडस्ट्री विल ग्रो इन द रेंज ऑफ 5 to 7% दिस ईयर। एंड मैनेजमेंट ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करती है कि इंडस्ट्री से थोड़ा सा बेहतर ग्रोथ जेके टायर्स का होगा। लॉन्ग टर्म में जीएसटी 2.0 will help in generating demand even in rural sector because of the affordability factor, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एंड अगर स्मॉल कार्स में ग्रोथ का एक रिवाइवल आया, तो ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है कंपनी के वो काफी बेहतर दिखेंगे। द की टेक अवे इज कि ऑनगोइंग कैपेसिटी एक्सपांशन एंड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, ये दो चीजें जो है वो एक वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाते हैं जेके टायर्स के केस में। एंड जीएसटी से आने वाले बेनिफिट से हो सकता है कि रूरल डिमांड जो है वो भी यहाँ पर रिवाइव हो जाए। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब आता है हमारा फाइनल सेक्शन, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ब्राजील के इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि इसका एक बहुत ही स्टार्टलिंग फैक्ट, एक बहुत ही चौंका देने वाला फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, और वो है कि ब्राजील में क्रेडिट कार्ड पर क्या इंटरेस्ट रेट्स है। तो एक जो रिवॉल्विंग डेट होती है क्रेडिट कार्ड पर, उसके इंटरेस्ट रेट्स ब्राजील में आर ऑलमोस्ट 450% पर एनम। जी हाँ, 450% का इंटरेस्ट रेट है ब्राजील में पर एनम। ऑफ कोर्स पर एनम इंडिया में भी वैसे आंकड़ा बड़ा है, ऑफ कोर्स नॉट एनीवेयर क्लोज टू 450, बट अराउंड 3-4% पर मंथ होता है, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 36 to 48% इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड रिवॉल्विंग डेट पर ईयर। बट ये 450% का आंकड़ा वाकई में काफ़ी बड़ा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। ब्राजील की इकोनॉमी जो है दैट हैज़ सर्टन चैलेंजेस। ब्राजील में जो पॉलिसी रेट है, सेंट्रल बैंक का जो रेट है, वो करंटली 15% है। इसके बावजूद वहाँ पर आपको डिपॉजिट्स पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। सो एवरेज लेंडिंग रेट्स इस कंट्री में 46% पर एनम के हैं। बाकी अगर हम चीज़ें देखें इनकी, तो इनका जो इक्विटी इंडेक्स है ब्राजील का, वो ट्रेड करता है करंटली एट अ पी ऑफ 8, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। जैसे इंडिया का निफ्टी जो है वो ट्रेड करता है एट अराउंड 20-22, राइट। ब्राजील का जो मेन इंडेक्स है दैट ट्रेड्स एट अ पी ऑफ अराउंड 8। मेनली इसके पीछे उनका जो कमोडिटाइज नेचर है ऑफ देयर कंट्रीज बिजनेस, वो उसके लिए मेन रीजन है, क्योंकि बहुत ही एग्रेरियन, एग्रीकल्चर रिलेटेड, शुगर केन जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट उनकी इकोनॉमी है, एंड इसी वजह से उनको ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर मिलता नहीं है। इसके अलावा हाई बोरोइंग कॉस्ट, वीक सेविंग्स एंड डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कैपिटल, ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्री की ग्रोथ पर एक मेजर दबाव डालती है, एंड कंपनी की रियल हाई इंटरेस्ट रेट जो है टू रेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ये सारी चीजें वे करती है उनके डोमेस्टिक कंजम्पशन पर एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस पर। सो आई थॉट इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग टू सी कि ब्राजील की इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे कैसे यहाँ पर कुछ चौंका देने वाले आंकड़े हैं। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि बिलीव इट और नॉट में मैं ऐसी कुछ कंट्रीज के फाइनेंसेस, उनके इकोनॉमीज में आपके सामने लाऊं,
ताकि हमें यहाँ पर कुछ नया सीखने मिले अबाउट डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इसी के साथ हमारा न्यूज़ का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारी वेबसाइट इन्वेस्टचैलेंज.इन को विजिट करना मत भूलिए। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स है लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोस, जिन पर आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे अगर आप MP50 ये कूपन कोड यूज़ करते हो। तो आप ज़रूर एटलीस्ट हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए, हमारे प्रोडक्ट्स देखिए, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप 50% डिस्काउंट के साथ उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।